औपनिवेशिक व्यवस्था का उद्भव। विश्व इतिहास की कुछ घटनाओं ने पूरे विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। उन्हीं घटनाओं में एक जो महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे हम उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक व्यवस्था या कॉलोनिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, कि किसी भी देश का आर्थिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से अपने हितों के लिए जो शोषण किया जाए, उसे हम उपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोप महाद्वीप का अमेरिकी भौगोलिक क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित करना और वहाँ पर औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को स्थापित करना, अफ्रीकी देशों में इंग्लैंड के उपनिवेशों की स्थापना, और भारतीय दृष्टिकोण में भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत है। यूरोप में औपनिवेशिक व्यवस्था के उद्भव के समय पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण की लहर थी और उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखा गया वो था बौद्धिक पुनर्जागरण, अर्थात ज्ञान विज्ञान की उन्नति और उसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाए। व्यवहारिक प्रयोग के लिए, बौद्धिक पुनर्जागरण के लिए, ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए, बौद्धिक कसौटी पर कसने के लिए उन्हें अर्थ क्षेत्र अर्थात आर्थिक क्षेत्र की संबल या सहायता की आवश्यकता थी, और वह कार्य केवल व्यापार या वाणिज्य के द्वारा ही हो सकता था। यूरोपीय देश परस्पर व्यापार करके अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे थे, परंतु यह उतना सरल नहीं था। स्थानीय या क्षेत्रीय व्यापार से उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही थी। ऐसे ही समय में यूरोप महाद्वीप में एक नवीन विचारधारा चल पड़ी कि इतालवी नागरिक टास्केनेली ने एक विचारधारा को स्थापित किया कि भूमंडल गोलाकार है और हम समुद्र के रास्ते से व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्री मार्ग से नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर सकते हैं। और इसी आधार पर टास्केनेली के इतालवी खोजकर्ता थे, उनके आधार पर अज्ञात क्षेत्रों की खोज करना, नए समुद्री मार्गों की खोज करना, पूर्वी देशों तक पहुंचने या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना, यह प्रारंभ हुआ। यह यहाँ तक ही नहीं रुका। उसके बाद नए मार्गों की खोज करने वाले देशों के व्यापारियों ने, व्यापारिक कंपनियों ने जिन नए मार्गों की खोज की, उन पर अपना अधिकार माना और वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश या यूरोपीय देशों में बेच करके ज़्यादा धन प्राप्त किया और धनवान बने। ये एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी थी और इस प्रतिस्पर्धा में पुर्तगाल, स्पेन और इतालवी लोगों की प्रारंभिक सफलता रही। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य शक्तिशाली देश जो थे, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, ये धीरे धीरे शक्तिशाली हुए। परंतु इसके पीछे मूल जो कारण था वो था औपनिवेशिक व्यवस्था का उद्भव, जो यूरोपीय देशों की व्यवस्था थी, यूरोपीय देशों की आवश्यकता रही। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक और व्यापारिक आवश्यकता, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आर्थिक और व्यापारिक आवश्यकता ने नए समुद्री मार्गों की खोज को महत्व दिया, जो यूरोप महाद्वीप के स्पेन और पुर्तगाल ने इसको प्रारंभ किया। और उसी के साथ दो विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाले दो नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। 1492 में कोलंबस के जो स्पेन निवासी था, उसने अमेरिकी द्वीप समूहों की खोज की। 1498 में स्पेन का ही पड़ोसी देश पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप महाद्वीप से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज की। उद्देश्य अगर देखा जाए कि किस आधार पर इन नव आर्थिक क्षेत्र या नवीन आर्थिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया, तो इनके मूल में जो तत्व था वो तो कॉलोनिकल सिस्टम को
एवुलेट करना, स्थापित करना, इस्टेब्लिश्ड करना, आर्थिक संपन्नताओं को प्राप्त करना, व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करना और अपने यहाँ पर बौद्धिक पुनर्जागरण के साथ आर्थिक नव क्षेत्र या आर्थिक पुनर्जागरण की विशेषताओं को स्थापित करना, यह इनका मूल उद्देश्य था। नए समुद्री मार्गों की खोज का प्रभाव क्या रहा? प्रभाव ये रहा कि विभिन्न यूरोपीय देश जो थे उनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, समुद्री व्यापार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और नए खोजे गए क्षेत्रों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां, व्यापारिक कोठियां और उपनिवेशों को स्थापित करना इन लोगों ने प्रारंभ किया। और इसी के साथ धीरे धीरे अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों में धीरे धीरे इस प्रकार की औपनिवेशिक व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ और इसके पीछे सैनिक, पर्यटन, नौसैनिक तथा धर्म प्रचार करना इनका मुख्य अर्थ था। यहाँ अर्थ का तात्पर्य उनके उद्देश्य से है। अज्ञात स्थान पर जाकर सैनिक, पर्यटन, नौसैनिक और धर्म प्रचार करना, यह एक आश्चर्यजनक घटना थी जो केवल व्यापार के द्वारा हो रही थी, नए समुद्री मार्गों के द्वारा इसका शुरुआत हो रही थी। परंतु इसकी यूरोपीय देशों में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो देखा जाता है, जैसे कि हमने टस्कैनेली जो इतालवी नागरिक थे उनकी बात करी कि भूमंडल गोल है और हम नए समुद्री मार्गों की खोज कर सकते हैं यूरोप के पूर्व की ओर, यूरोप के पश्चिम की ओर, और समृद्ध उपनिवेश हैं जहाँ पर अपन व्यापार कर सकते हैं। ये विचारधारा इटली के नगरों में चल रही थी। बुद्धिजीवी वर्ग के मध्य ये चर्चा चल रही थी कि हमें किस तरीके से यूरोपीय व्यापार को स्थापित करना है। शुरुआत जो प्रारंभ कही जाती है वो जिसमें सबसे पहले स्पेन का योगदान था। स्पेन की रानी आइसवेला के सहयोग से वहाँ के नाविक कोलंबस ने सबसे पहले तो इटली के नगरों में रह करके उन्होंने समुद्री यात्राओं के बारे में अध्ययन किया। समुद्री यात्राओं में अध्ययन के बाद वे यूरोप से पूर्व की ओर के एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे और उसमें उनकी सहायता रानी आइसवेला ने की। 3 अगस्त 1492 को स्पेन से कोलंबस ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया 2 जहाजी बेड़ों के साथ, और उसे यूरोप महाद्वीप से पूर्व की ओर जाना था। परंतु वो जाने अनजाने में, या यूँ कहा जा सकता है कि गलती से, वे एक अज्ञात द्वीप समूह पर पहुँचे और उसे उसने नाम दिया नई दुनिया। जो उनके द्वारा खोजा गया अज्ञात क्षेत्र था और उसे उन्होंने नाम दिया था रेड इंडियंस या लाल भारतीयों का क्षेत्र। 11 अक्टूबर को अमेरिका की धरती पर जो पहला कदम रखा गया था, बहाम द्वीप पर कोलंबस ने अपना कदम रखा और उसी क्षेत्र को उन्होंने भारतीय क्षेत्र माना, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि हमें पूर्व की ओर जाना है। परंतु वे मार्ग भटके, जाने अनजाने में वो एक नई धरती पर पहुँचे जिसे उन्होंने नाम दिया नई दुनिया, रेड इंडियंस, नई दुनिया का क्षेत्र। और यह वही प्रदेश था जिसे हम अमेरिकी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। कोलंबस के इस कार्य से यूरोप में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी नाविक ने इतनी बड़ी समुद्री यात्रा करते हुए किसी नए महाद्वीप की खोज नहीं की थी। और उस समय में अमेरिकी द्वीप समूहों में उत्पन्न होने वाली गेहूं, शोरा, शुगर, इन चीज़ों को यूरोपीय देशों में बेच करके ज़्यादा धन प्राप्त किया जा रहा था। इसी क्रम में 1502 में एक स्पेनिश नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने स्पेनियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में औपनिवेशिक कार्य प्रारंभ किए और इसी अमेरिगो वेस्पुची के आधार पर बाद में धीरे धीरे कोलंबस द्वारा ढूंढे गए इस क्षेत्र को अमेरिगो नाम दिया गया, जो बाद में टूटते टूटते अमेरिका, फिर वो 1764 में पेरिस की संधि के बाद उसे संयुक्त राज्य अमेरिका नाम दिया गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रारंभिक शुरुआत स्पेनियों द्वारा की गई, बाद में स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लैंड तथा अलग अलग समय में इन देशों ने धीरे धीरे समुद्री यात्राओं के द्वारा जो मार्ग कोलंबस ने ढूंढा था उस मार्ग के द्वारा इन्होंने अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उपनिवेशों की स्थापना की। और इस उपनिवेशों की स्थापना के बाद अमेरिकी द्वीप जो था वो धीरे धीरे यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। ये स्पेन का योगदान था। अब हम बात करेंगे पुर्तगाल का योगदान, अर्थात पुर्तगाल का योगदान उपनिवेशों की स्थापना में किस तरीके से रहा। इससे पहले हम
टास्केनेली की हमने बात की। टास्केनेली से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इटली का ही एक अन्य नागरिक था मार्क पोलो, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया करता था, व्यापारिक यात्राएं किया करता था। मुख्य रूप से यह एक यात्री था जो व्यापारिक सुविधाओं के लिए अलग अलग यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया करता था। और ये 1200 से 1300 के समय में इसने चंगेज मंगोल नेता कबूलोई खां के यहाँ एक व्यापारिक मित्र के रूप में इसने वहाँ पर रह करके पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया और अपना यात्रा वृत्तांत, आर्थिक वैभव का वर्णन उसने इटली के नगरों में आकर के किया। इस कार्य से यूरोपवासी या समुद्री यात्राएं करने वाले, नए समुद्री मार्गों की खोज करने वाले व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसे द्वीप, ऐसे महाद्वीप के साथ आर्थिक संपन्न सभ्यता संस्कृति के क्षेत्रों के साथ व्यापार करने में अपनी रुचि जाहिर की और उन्होंने कोशिश की कि हमें यूरोप से पूर्वी देशों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना है। कोलंबस की बात की जाए, उसका भी ये प्रयास था, परंतु वो जाने अनजाने में रेड इंडियंस, नई दुनिया या नए देशों की ओर चला गया, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया। परंतु दूसरा जो देश था पुर्तगाल, राजकुमार हेनरी ने प्रारंभिक खोज और यात्राओं को प्रोत्साहन दिया और पुर्तगाली का निवासी वास्को डी गामा, जो बड़ी लंबी समुद्री यात्राएं कर सकता था, अनुभवी था, 1497 में वास्को डी गामा ने पूर्वी समूह की खोज के लिए निकला। केप कोलिन पहुंचने के बाद जजीबार तथा अरब व्यापारियों के सहयोग से 6 अगस्त 1498 को वह यूरोप महाद्वीप के पूर्व की ओर भारत के दक्षिणी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और यह वही खोज थी जिसकी यूरोपीय देशों को आवश्यकता थी। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की खोज थी क्योंकि पहली बार भारत आने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया था और यह सुरक्षित इसलिए था क्योंकि उस समय में स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार असुरक्षित था। और वास्को डी गामा पुर्तगाली शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया और उसने वहाँ के शासक जुमेरिन से व्यापार की अनुमति प्राप्त करते हुए भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। पूर्वी एशियाई देशों की बात की जाए तो उसका केंद्र जो था वो दक्षिणी भारत के प्रमुख बंदरगाह थे, वहीं से जावा, सुमात्रा, बोर्निया, श्रीलंका तक व्यापार किया जा सकता था। तो ये जो 2 प्रारंभिक खोजें रहीं जिन्हें हम नए समुद्री मार्गों के नाम से जानते हैं, एक यूरोप से पूर्व की ओर कोलंबस अमेरिका और एक यूरोप से पश्चिम की ओर, एक यूरोप से पूर्व की ओर वास्को डी गामा भारत और एक यूरोप से पश्चिम की ओर कोलंबस अमेरिका। ये जो 2 प्रारंभिक खोजें थी, इन खोजों से, भौगोलिक खोजों से यूरोप महाद्वीप में एक नवीन विचारधारा जन्मी कि अब हमें धीरे धीरे इन क्षेत्रों के साथ व्यापार करते हुए अपने को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना है। और औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के ये एक महत्वपूर्ण पहलू थे 2 नए समुद्री मार्गों की खोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका का क्या योगदान रहा। अमेरिका का तो ये स्थिति रही कि स्पेन के वहाँ पर आगमन के बाद फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया और व्यापारिक नियंत्रण के बाद औपनिवेशों की स्थापना की गई और उसमें अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहे और बाद में लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने अमेरिकी उपनिवेशों का शोषण किया। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों का क्या योगदान रहा उपनिवेशों की स्थापना में। हम जानते हैं कि इंग्लैंड या अंग्रेज़ों के लिए कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व की ओर स्थित सभी महाद्वीपों पर उनके उपनिवेश थे और यूरोप महाद्वीप से पश्चिम की ओर स्थित सभी महाद्वीपों पर उनके उपनिवेश थे। तो इंग्लैंड का जो साम्राज्य था उसका कभी अस्त न होने का कारण ये था कि एक तरफ सूर्योदय हुआ करता था, एक तरफ सूर्य अस्त हुआ करता था और जिस तरफ सूर्य अस्त हुआ करता था उस समय दूसरी ओर सूर्य उदय हुआ करता था। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम जो दिया गया अंग्रेज़ों को या इंग्लैंड के लिए वो उसकी उपनिवेशिक नीतियों की वजह से था। परंतु शुरुआत के साथ ही वहाँ पर औपनिवेशिक व्यवस्थाओं का जन्म नहीं हुआ। पहली बार 1498 में हेनरी सप्तम के समय में अमेरिका में औपनिवेशिक स्थापना के प्रयास किए गए। सर्वाधिक सफलता स्टुअर्ट वर्ष के समय में आई जब पहली बार 1583 में 1583 में महारानी एलिजाबेथ के आदेश के अनुसार अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड में अमेरिकी बस्ती बसाने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें अंग्रेज सफल नहीं रहे। बाद में 1600 में 16वीं सदी के समय में इंग्लैंड के लंदन में अमेरिका
और पूर्वी देशों के साथ औपनिवेशिक गतिविधियों के लिए व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई। और इन्हीं व्यापारिक कंपनियों का जो प्रभाव रहा वो ये रहा कि ये व्यापारिक कंपनियां इंग्लैंड के शासक के सहयोग से 1606 से लगाकर 1680 तक अमेरिका के अलग अलग भागों में अमेरिकी उपनिवेशों की वहाँ पर स्थापना की और वहाँ पर स्थित अन्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष करते हुए अंग्रेज़ों के लिए वहाँ पर व्यापारिक माहौल को स्थापित किया और अमेरिकी द्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यही कार्य उनके द्वारा भारतीय क्षेत्रों में भी किया गया कि व्यापारिक कंपनियों की स्थापना के बाद अंग्रेज़ों का भारत आगमन और भारत के साथ वहाँ पर स्थित अन्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष और अन्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों की सैनिक और राजनीतिक विजय, ये अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसियों की कि उपनिवेशिक स्थापना में फ्रांसीसियों का क्या योगदान रहा। फ्रांस देश यूरोप के इतिहास में इंग्लैंड और फ्रांस परस्पर राजनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से शत्रु देश थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली थे। परंतु जिस समय में पुनर्जागरण के बाद यूरोप में औपनिवेशिक काल चल रहा था, वाणिज्यवादी की शुरुआत हो चुकी थी, औपनिवेशिक काल चल रहा था, उस समय में फ्रांस में ब्रूबो राजवंश का उदय हुआ। और यह ब्रूबो राजवंश जो था, इसी राजवंश के शासक लुई 14, लुई 16 और नेपोलियन ने प्रबुद्ध निरंकुश राजवंश को स्थापित किया। जो फ्रांस के इतिहास की विशेषता थी कि इन्हीं शासकों ने निरंकुश और सैनिक आधार पर शासन किया, पर इन्हें साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, संगठित करने के लिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए निरंतर युद्धों में संलग्न रहना पड़ा। यूरोपीय देशों के साथ युद्ध करने पड़े। उन युद्धों के लिए इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी। आंतरिक व्यापार की सफलता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री व्यापार, धन प्राप्त करना, ये जो विचारधाराएं थी, इन विचारधाराओं को ब्रूबो शासकों ने महत्व दिया। और उसी क्रम में फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट, जिसे वाणिज्यवादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है फ्रांस में, इसी वाणिज्यवादी विचारक फ्रांस के कोलबर्ट ने अपने समय में सर्वाधिक सफलता को प्राप्त किया और फ्रांस को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और जो एक संघर्ष चल रहा था यूरोपीय देशों में उपनिवेशों की स्थापना को लेकर के, उस उपनिवेशों की स्थापना में कोलबर्ट का सबसे बड़ा योगदान था। उसी ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि उपनिवेशों की स्थापना की जाए, समुद्री व्यापार किया जाए और फ्रांस को शक्तिशाली बनाया जाए। और इसी उपनिवेशिक विचारधारा का जो प्रभाव रहा वो ये रहा कि औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत थी उसके मूल में कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद आर्थिक आवश्यकता थी, वाणिज्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ, नए सिद्धांत निकल के आए और उसी के बाद विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई।